गुड मॉर्निंग सभी को। चलो, जो लोग सीडीपी का देखना चाहते हैं सीडीपी का देख लो, बाद में इसको देख लेना, और जो लोग अभी ये ज्वाइन कर रहे हैं अभी कर लो, वो तो आपकी रिकॉर्डेड ही रहेगी, ठीक है। कि इसके बाद फिर ग्रामर का आपका चालू हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा, बाद में बहुत लेट हो जाएगा क्लास लेने में, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, उम्मीद करती हूँ थोड़ी बहुत तैयारी करके सभी आए होंगे। तैयारी है कि नहीं है? कैसे जी? चलिए, गुड मॉर्निंग शीला, पूजा, थानेश्वरी, जस्टिन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपना पहला क्लास है इस चीज़ का, हिंदी व्याख्याता के एमसीक्यू का। तो अभी तक हमने जो भी हिस्ट्री में पढ़ा है सीरीज़ वाइज उसको क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कुछ पुरानी चीज़ें रिकॉल भी कर लेंगे, एक रिपीटेशन क्लास हो जाएगी। कल मैं आपका फिर से एक लास्ट जो रहेगा आप लोग का क्लास लूँगी मंडे, मतलब अब होली के बाद ही मिलेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग संगीता। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रेडी हो सभी लोग? एक बार ओके करो, रेडी करो एक बार। जल्दी बताइए, ओके है? एक बार रेडी करो। ओके, चलो तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप क्या बोलते हैं व्याख्याता के लिए, काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता हमारे संस्था में हिंदी व्याख्याता, ठीक है, गणित के व्याख्याता, संस्कृत व्याख्याता, इंग्लिश व्याख्याता, सबकी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही हैं। एक दूसरे के थ्रू जानकारी पहुंचा दें आप लोग। तो क्या होगा, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? आपको पता है कि शिव सिंह सरोज किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। अच्छा, और बताइए कि इसमें ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। गुड मॉर्निंग चंद्र किरण। तो चलो ये तो हो गया, इसको लिखा किसने था? इसको लिखे थे शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। साथ ही साथ क्या खासियत थी इसमें, क्या चीज़ जानते हैं आप इसके बारे में? कितने लेखकों का वर्णन था इसमें, बताइए। कितने लेखक और कवि के जीवन परिचय और रचनाओं का इसमें वर्णन किया गया था शिव सिंह सरोज के अंतर्गत? तो मैंने आपको बताया है 838, यानी कि 838, ठीक है, 838। यहाँ पर भी देखो वैसे ही 88 दिया हुआ है, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, 838, ठीक है। ठीक, तो सभी का सही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। लीजिए, ये आपका आंसर लग गया। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक
का प्रकाशन हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास या गणपति चंद्रगुप्त? बताओ। हिंदी साहित्य का अतीत पीडीएफ आप सबको मिला है? तो हिंदी साहित्य का अतीत जो किसने लिखा था? आप लोग बता रहे हैं? हाँ ठीक है, पीडीएफ अभी नहीं मिला है, ठीक है, पीडीएफ में सेंड था क्योंकि ये वैसे मैंने भेज दिया है पीडीएफ, ठीक है, मैं आज देख लूँगी कैसे नहीं डला है ना। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, त्रिपाठी अलग है, मिश्र अलग है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा, उसके लेखक हैं ये, ठीक है। और ख़ास बात थी कि इसके 2 खंड थे, ठीक है। भारत हिंदी साहित्य के साथ साथ भाषा और देशों की जो अतीत की लोक कथाएँ थी वो भी इसमें शामिल थी, ठीक है, अतीत की लोक कथाएँ भी इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने लोगों ने पहला नंबर लगाया बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आपको 2 सूची दिख रही है, एक सूची में पूरी रचना के नाम है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत के संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, फिर यहाँ पे उनकी किसने किसने लिखा है, यानी परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा और लक्ष्मी सागर वैष्णव, ठीक है। तो कौन सा होगा चारों? देखो बताओ कौन से वाले में जाएगा? क्लियर नहीं दिख रहा है? चलो इसमें तो ये बड़ा भी नहीं हो रहा है, मैं फिर भी बता देती हूँ। चलो सेकंड इसमें लगा है ऑप्शन, देखेंगे आपके पेपर में, आपका व्याख्याता में ज़्यादातर ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न जो है वो ज़्यादातर आता है। तो अब ये दूसरे में क्या दिया है आपका? ए का दिया है दूसरा, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। फिर बी में दिया है चौथा, यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा। उसके बाद आपका सी में दिया है फर्स्ट, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, ठीक है। और आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो लिखा है वो है बच्चन सिंह, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा प्रश्न है, अगर इसको और करूँगी तो ये क्या है, पीपीटी फॉर्म में है, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से रुक कर देख लेंगे बाद में, ठीक है। चलो, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या फिर जर्मन? बताओ। तो और ये भी बताना कि सबसे पहले किसने लिखा था, पहले आंसर दीजिए इसका, ठीक है। 4th वाले का आंसर दीजिए सभी लोग, 3rd वाले को आप लोग आराम से बाद में देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के लिख के नोट करके, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया फ्रेंच भाषा में। किसने लिखा था बताओ? तो गारसा द तासी। किसने लिखा था? गारसा द तासी। कौन सी बुक थी बताइए तो, क्या बुक थी इनकी? इस्तवार द ला लेतेतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक है।
कब लिखा था? वर्ष याद है सभी को? वर्ष याद है सभी को? बताएंगे इसका वर्ष अगर सबको याद है तो। कब लिखा गया था ये? तो 1839। कब लिखा गया था? 1839। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन से कितने सारे आंसर्स निकल जाते हैं देखो। ठीक है, और क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ठीक है, फ्रेंच जिन्होंने भी लगाया बिल्कुल ठीक है। चलो, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है आपको इतिहास ग्रंथों का। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, कुछ जगह पे आपको रचनाओं से भी निकालना पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, तीसरा पढ़ रही हूँ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, डी में है मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बताओ क्या होगा? क्या होगा? डी। ठीक है, टिक लग गया क्या? ठीक है, चलो ठीक है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा मिश्र बंधु विनोद, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका और फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे देती हूँ, आपके सीडीपी के लिए फ्री टेस्ट चलाए जा रहे हैं यहाँ एकेडमी से। ठीक है, इस एकेडमी में बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं रहती हैं। चूँकि आप लोग अगर ऐप या यूट्यूब से कनेक्टेड हैं तो वो सुविधाएं आप तक पहुंचती हैं, वो जानकारी आप तक पहुंचती है। कुछ लोग इससे कनेक्टेड नहीं रहते, ठीक है, तो ये जानकारी उन तक अछूती रह जाती है। तो इस तरीके से आपको ये डाउनलोड करके और उसके बाद आपको ये टेस्ट मिल सकता है जो एकदम फ्री है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर उस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जस्टिन, मैं बता दूंगी, है ना। अगर ये टाइम से कंप्लीट हो गया क्लास तो, क्योंकि इसके जस्ट बाद आप लोग की ग्रामर की क्लास है जिसमें भी मेरे को जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि वो लाइव चल रहा है। ठीक है, तो अगर वो बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर जब हम छुट्टियों के बाद मिलेंगे तभी भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? बताएं। गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो आप सभी को पता होना चाहिए किस भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? वेरी गुड, फ्रांसीसी, यानी कि फ्रेंच। ठीक है, फ्रांसीसी। चलो, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किस कालावधि के साहित्य ऐतिहासिक वर्णित है? बताओ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ की कालावधि आपको बतानी है। एक ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। मैं हट गई हूँ, आप लोग को दिख तो रहा होगा ना।
ठीक है, चलो तो मैं बता देती हूँ। इसका हो जाएगा आपका 693 और 693, यानी कि वापस से यही। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य ऐतिहासिक वर्णित है? तो इस समय का वर्णित है। सब लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। 693 से लेकर फिर से 693, सामने में आपको क्या लगाना है? 1, यानी कि 1693। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसका है ये? आलोचनात्मक इतिहास का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कल बार बार कल निकल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो ये जो थोड़ा बहुत आप लोग फंस रहे हैं ना, वो पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि जैसे कि कौन सा सन लेना है, क्योंकि एक फाइन क्लास होती है। पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक फाइन क्लास होती है जहाँ पे आप वापस जाके पूरा देख सकते हैं मेरे द्वारा, मतलब मैं आपको बताऊंगी, वो एक एक चीज़ आपका पूरा स्टेप वाइज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं समसामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। ऐसा कौन सी पद्धति में माना गया है? विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वर्णाक्रम पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति? बताओ किस पद्धति में माना गया है? जहाँ पे जातीय, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और जो कालीन जो भी चल रही है वर्तमान परिस्थिति, उसका अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। तो जिसने भी ए लगाया है बिल्कुल ठीक है। विनोद, थानेश्वरी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी कि विधेयवादी पद्धति में ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलो अब ये भी आपको दिखेगा कि नहीं क्या पता, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। राकेश नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम में रखा: कबीर, केशव, बंग महिला, मन्नू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन पद्धतियाँ निम्नलिखित है। ठीक है, तो राकेश अग्रवाल द्वारा लिए गए क्रम में प्रयुक्त पद्धति के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। यानी कि इन सभी ने किस किस पद्धति को अपनाया है, बस हमको ये बताना है। इतना बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको सिर्फ पद्धति के अनुसार इसको जमाना है, यानी किस किस पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है, तो कबीर, केशव मैं बता देती हूँ। कबीर, केशव ये आपका क वाला है, ये बी है, ये एम है, मन्नू भंडारी लाइन्स है, यानी कि वर्णानुक्रम पद्धति है। मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल बताया था, याद है कि जब अल्फ़ाबेटिकल से रहेगा तब। और साथ ही साथ ये कालानुक्रमी भी है, क्योंकि इनका काल के बाद है। कबीर के बाद केशव, केशव के बाद बंग महिला, उसके बाद मन्नू भंडारी, ये सब लाइन्स है, यानी कि आपका 1 और 2 का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो 1 और 2 का प्रयोग हुआ है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ से ढूंढ लेते हैं, तो क्या अधिक है? सी, 1 और 2 का प्रयोग। तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, समझ आया? यानी कि एक वर्णानुक्रम आपको मैंने बताया था, अल्फ़ाबेटिकल जमा होगा, और काल वाले में क्या होगा? काल के अनुसार रहेगा। ठीक है, चलो। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया: शिव सिंह सरोज, कवि वृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, बड़ा कवि वृत्त संग्रह, मिश्र विनोद बंधु, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। सही युग्म का उपयुक्त कूट से चयन कीजिए। इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा सही है? कि तीनों सही हैं? ऐसा भी बता सकते हो कि केवल 1 और 2 सही है, कि 1 और 3 सही है। क्या सही लग रहा है आपको? कौन सा सही लग रहा है? देखो, शिव सिंह सरोज कवियों का उसमें था, शिव सिंह सरोज के अंदर वृत्तांत में था और संग्रह भी था, बिल्कुल ठीक है। और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसने लिखा, बताएंगे? किसने लिखा? मैं क्लियर कर रही हूँ, पहले आप लोग इसको समझ जाएं, फिर मैं क्लियर करूँगी। चलो, इसको किसने लिखा बताओ?
जल्दी बताएंगे किसने लिखा इसको, क्योंकि ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक, ग्रियर्सन, बिल्कुल ठीक है, बबली का आंसर आ गया। उसमें लिखा है बड़ा कवि, इनका भी वृत्त और संग्रह था, बिल्कुल ठीक है ये भी। मिश्र बंधु विनोद, प्रकांड कवि, वृत्त और संग्रह, यानी कि सभी सही हैं, सारे के सारे मेल खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गलत लिखा हो। तो यानी कि जब तीनों सही हैं तो कौन सा आ जाएगा, डी, 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि सभी युग्म आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सही भी हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। एक लाइन उन्होंने ये कही है, क्या आपसे पूछ रहे हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन सभी स्क्रीन पर जो लाइन है उसमें से कौन कौन सी लाइंस का प्रयोग किया है, आपको ये बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इतिहास की पुस्तक में किस कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। ठीक है, रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। वर्तमान लेखकों और कवि के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला लेना ही जान पड़ता था। अब ये 4 लाइन है, अब 4 लाइन में से कौन सा है, केवल 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 या 1 2 3 4 सब सही है, तो कौन सा आएगा इसमें। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आएगा आपका सी। देखो, पहला, किसी काल का विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये पहले थे जिन्होंने आलोचना पर काम किया। ठीक है, तो इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, कहने पहला दूसरा तो तय है, उन्होंने ही कहा। ठीक है, फिर उन्होंने चौथा भी कहा था, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में लिखना अपने सिर पर, यानी इन्होंने ये बोला है कि जो वर्तमान में लेखक और कवि हैं उनको शामिल करना बहुत मुसीबत वाली बात है, क्योंकि पहले और अभी के चीज़ों का मिलाप नहीं हो सकता करके। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो रीति काल के कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से लिया है, ये नहीं है, इन्होंने इसको आधार नहीं बनाया कभी भी। आपने टफ लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप खुद ये चीज़ सोचिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना आधार ग्रंथ किसको बनाया, उसके आधार पर हम इसको अलग कर सकते हैं। और 1 2 और 4, यानी कि 1 2 और 4 कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा क्या, बी आ जाएगा, राइट। चलो, बी आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ का सामग्री के सहयोग से लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया। अपने इतिहास ग्रंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, कविता कौमुदी, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी काव्यधारा, ब्रज माधुरी सार, सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें नंबरिंग कैसे गलत हो गई है, थोड़ा सा रुकेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। अच्छा, ठीक ठीक, क्वेश्चन ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं बता रही हूँ, 1 मिनट रुको। बहुत हार्ड लग रहा है बोल रही थानेश्वरी, नहीं देखो, थोड़ा हार्ड थोड़ा सॉफ्ट सभी टाइप का आपको करना पड़ेगा। हर टाइप के क्वेश्चंस को लेके चलेंगे तब तैयारी होगी। अभी तो ये पहला एमसीक्यू है, 8-10 क्लास के बाद अगर आप पहले एमसीक्यू से घबराओगे तो कैसे चलेगा, धीरे धीरे समझ आएगा।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए किन किन ग्रंथों का प्रयोग किया है? अगर हम नहीं पढ़े हैं तो आज मैं बता देती हूँ कि उन्होंने अपने किन किन ग्रंथों का प्रयोग किया है। तो याद रखना, उन्होंने प्रयोग किया है सी वाला, यानी कि मिश्र बंधु विनोद का प्रयोग किया है। ठीक है, उन्होंने प्रयोग किया है हिंदी कोविद रत्नमाला का, उन्होंने प्रयोग किया है कविता कौमुदी का, शिव सिंह सरोज का नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने प्रयोग किया है ब्रज माधुरी सार का, मतलब उन्होंने शिव सिंह सरोज और हिंदी काव्य धारा का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसका किसका प्रयोग किया है? मिश्र बंधु विनोद का किया है। ठीक है, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार का प्रयोग किया है। उन्होंने हिंदी काव्य धारा और शिव सिंह सरोज का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आ जाएगा अपना सी ऑप्शन। चलो ठीक है, CGPSC प्री की न्यू बैचेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। ये भी मैं जानकारी आप लोग को दे देती हूँ। जो भी PSC के लिए इच्छुक अभ्यर्थी हैं, आपके दोस्त, आपके परिवार है ना, आप उन तक ये जानकारी पहुँचा दें कि नया बैच, आपको पता है कि PSC का रिज़ल्ट आ चुका है, तो PSC के रिज़ल्ट आने के बाद ही दूसरी बैचेस प्रारंभ होती हैं। तो ये बैच आपकी प्रारंभ हो चुकी है। काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ है यहाँ पे जो आपको एक एक चीज़ों पर विस्तार पे विश्लेषण कराते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे संस्था की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये आपसे जुड़कर पढ़ाते हैं। कभी भी केवल ऐसा नहीं होता कि आप जुड़ गए और भूल जाएं, वैसा वाला नहीं है। आपकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारी चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चलिए, असंगत युग्म को अलग कीजिए। कौन सा ऐसा युग्म है जो मैच नहीं हो रहा है? भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, ए स्केच ऑफ लिटरेचर एविड ग्रिप्स, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। बताओ कौन सा आपको मैच होता नहीं दिख रहा है? जो मैच नहीं हो रहा है वो अलग करना है आपको। भाषा काव्य संग्रह वाला आएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं जस्टिन? प्लीज़ रिप्लाई। किस चीज़ को आप कुछ पूछे हो क्या? देखो, हाँ मैम, कट ऑफ ज़्यादा जाता है क्या हिंदी व्याख्याता का? देखो, ऐसा अभी तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि देखो क्या होता है, आपके कितने लोग पाठ करते हैं, कितने आपके नोटिफिकेशन आने के बाद कितने फॉर्म्स उसके लिए फिल होते हैं, ये सारी चीज़ें, और एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, ये चीज़ बाद में तय होता है। ये पहले से हम बोल ही नहीं सकते इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, कि ज़्यादा जाएगा कि कम जाएगा, ये तो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर और आपकी भागीदारी के ऊपर, जितने लोग उसमें पार्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये तय रहेगा। ठीक है, तो अभी इस विषय में बात करना सही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा ना आपको समझना भी पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास ने लिखा है क्या? तो नहीं लिखा है। भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा है? महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इन्होंने नहीं लिखा है ये, तो यही आंसर हो गया, यानी ए। अ स्केच ऑफ लिटरेचर, तो मैंने कहा था स्केच में आप लोग क्या याद रखेंगे? ग्रिव्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री किसने दिया था? FEK। ठीक है, आपका हिंदी साहित्य का विमर्श किसने लिखा है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। मतलब बाकी सारे सही हैं, तो केवल कौन सा वाला आंसर पिक करेंगे हम? फर्स्ट वाला, जो असंगत है। ठीक है, अभी आप लोगों का काम है कि आप लोग केवल पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, ज्ञान को जितना हो सके समेटते जाइए, क्योंकि अभी तो केवल शुरुआत हुई है। आपको अच्छे से पता है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ कोर्स इतना छोटा तो होता नहीं व्याख्याता का,
ठीक है, आपका 10, 12 आपका तीनों साल का हिंदी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सारा समाहित होता है। कुल मिला के आपको सब पढ़ना होता है, तो इजी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है, कौन पहले आया। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार। फिर सेकंड में है राम कुमार, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर सी में है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। और डी है मिश्र बंधु से शुरू हो रहा है। चलो, अभी तो बहुत लगेगा बबली, भूला भूला लगेगा, कुछ याद आया कुछ नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, बार बार तैयारी करते रहेंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि हर चीज़ों को वो याद रख सके। राइट, तो बिल्कुल सही लगाया आपने। सबसे पहले क्या आएगा? मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद राम कुमार वर्मा, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल ठीक लगाया है आपने, सही क्रम में जमाया है। ठीक है, चलो, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? आपको पता है मिश्र बंधु 3 भाई थे, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। अब आप यहाँ से ऑप्शन में टिक कर लो कि कौन से एक नहीं थे उसमें। ठीक है, जल्दी बताना। वेरी गुड, कौन नहीं थे? श्याम बिहारी। ठीक है, यानी कि सुखदेव थे, कृष्ण थे, गणेश थे, कौन नहीं थे? श्याम बिहारी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लग गया, टिक टिक थोड़ा गलत लग गया, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग बाद में। ठीक है, चलो, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। यह कथन किस इतिहासकार का है? हम लोग कल की क्लास में, याद है, मैं आप लोग को कथन लिखा रही थी, मतलब अवधारणाएं, कथन तो नहीं लिखाई हूँ अभी, अवधारणाएं। तो देखो ऐसे पूछता है पेपर में। ठीक है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है, यानी कि आधुनिक जो काल है उसको गद्य काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहीं से उसका शुभारंभ हुआ है, नाटक से। ऐसा किसने कहा है? तो मैं इसमें बिना लेट करे आप लोगों को बता देती हूँ, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, ताकि हम ये चीज़, जो चीज़ हम नहीं पढ़े वहाँ पे क्यों मैं आप लोगों को ज़्यादा फोकस करवाऊँ, तो आप लोग अभी जो हम पढ़ चुके हैं उस पर, उसके अनुसार आंसर पर टिक कीजिए। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ये भी मैंने अभी तक नहीं बताया आपको। तो आपके वही जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने किया था ये चीज़। ठीक है, यानी कि जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन, ए का मतलब अब्राहम होता है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया? तो याद रखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक पूरा लिखा गया है, इसको मैं पढ़ूंगी, लेकिन इसकी लास्ट लाइन पे आप फोकस करना। 700-800 वर्ष की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी नहीं देखना कि खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में यह बातें किस आलोचक ने कही थी? तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये एक बार और लाइन इनका आ चुका है। ठीक है, कि इन्होंने बोला कि मतलब आलोचना की है और ये कहा है कि केवल काल में बांट देने से कोई इतिहास नहीं लिख देता, तो बस वही बात ये यहाँ पर फिर से कह रहे हैं। ठीक है, चलो, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया था?
तो बताओ किसने सुझाया था? तो ये भी ना, यानी कि आपका जायसी की कविताएं, आपका ये व्रज वाला, सारी चीज़ों को जो है आप फोकस कर सकते हैं ग्रियर्सन की तरफ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, ये भी उन्होंने ही बोला था। चलो, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? ये हम लोग पढ़े हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा रुक सकती हूँ और आप बता सकते हैं। और शायद मैं इसको कल ही पढ़ाई हूँ, द्वंद्वात्मक पद्धति वाला कल ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो कौन होंगे? हीगल। कौन? हीगल। कल ही पढ़े हैं अपन इसको, ठीक है। अभी बचा है, काफ़ी कुछ बचा है इतिहास। देखो आपके पूरे मतलब उसमें हिंदी व्याख्याता में अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आपने पढ़ लिया ना, तो आप ये मान के चलो कि आप 25 जो % है वो पूरा कवर कर लेते हैं पूरे कोर्स का, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अदर जगह से, जैसे आदिकाल पढ़ेंगे तो फिर उन्हीं से कुछ चीज़ें निकल के आएंगी इतिहास से, ठीक है। तो इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबा भी चलता है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हीगल। चलो आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन है? इतिहास दर्शन बताओ। हिस्टोरियोग्राफी कौन है? तो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग पहले बताओगे क्या? बताइए कौन है? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही है। क्या बोल रहे हैं बबली, विनोद? वॉल्टेयर नहीं होगा, वॉल्टेयर नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे एक बार, इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन है, ठीक है। क्लियर है? चलो, वॉल्टेयर हैं, ठीक है। आपके वॉल्टेयर भी बोलते हैं, वॉल्टेयर भी बोलते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश के चेंज करने की वजह से होता है, ठीक है। और इनका, वॉल्टेयर का फ्रांस का बौद्धिक जागरण जो है, ठीक है, मत बौद्धिक जागरण के महान लेखक हैं, नाटककार हैं, दार्शनिक हैं। मैम पूरे 50 लोगों का अच्छे से याद करना होगा। देखो, मैं ये जानती हूँ कि अगर आप याद करोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन भूल जाओगे। आपको याद नहीं करना है। अपन ना जो पढ़ रहे हैं ना जिस तरीके से, उससे मेरे को आज ये समझ आ गया कि आपको काफ़ी कुछ याद, यानी कि समझ आ रहा है। कनेक्ट करके पढ़ना होगा अपन को, ठीक है, एक दूसरे को। देखो, व्याख्यात्मक स्टडी और आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं, 5 मिनट का टाइम है तो, ठीक है। सभी से ऐसे तो बात करने मिलता नहीं है क्लास के टाइम। तो देखो क्या होता है ना, जैसे अपन मान लीजिए मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ रही हूँ, तो केवल रामचंद्र शुक्ल के बारे में ही जानना सही नहीं होता। कुछ लोग रामचंद्र शुक्ल को फॉलो करते हैं, तो जब कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो हमको ये समझ आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको किसको फॉलो किया है, उसने क्यों क्यों लिया है, क्या क्या उसके अस्तित्व थे, ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो हम फिर उसके बाद आंसर पर टिक करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या लग रहा था? हीरोडोटस, ठीक है। तो अब आप लोग आज घर पे देखना कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या किया, ठीक है। तो इतिहास दर्शन के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 1 मिनट रुकेंगे ना, फिर बात करते हैं।
चलो थोड़ा सा सिलेबस का आप कनेक्ट करके पढ़ाते हो वही याद रहता है, बिल्कुल याद रहेगा। मैं बोली ना, आप लोग कितना भी कोशिश कर लो याद करने की, हम ज़्यादा दिन तक किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते। चलो थोड़ा सा मैं आप लोग को ना सिलेबस के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि आज मेरे को ऐसा लग रहा है सभी लोग देख रहे हैं। सभी बोले जस्टिन कितने पानी में, सही बोले जस्टिन कितने पानी में हूँ मुझे भी तो पता चला। हाँ देखो, हम लोग 8 क्लास किए हैं समझो। सही मायनों में अगर मैं बताऊँ, आपका वो डेमो क्लास छोड़ दी, मैं डेमो क्लास को गिनती में नहीं लेती, ठीक है। डेमो क्लास इसलिए होता है कि आप टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो डेमो क्लास है बस, ठीक है। 4 क्लास में आप किसी के बारे में नहीं पता कर सकते, क्योंकि तो वो जो 8 क्लास हुई है ना हमारी इतिहास की, उस 8 क्लास में आप अपने आप को 20 क्वेश्चन से प्रोग्रेस करके देखो। अगर आपने 15 क्वेश्चन भी सही लगा लिया, मतलब आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, मतलब आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके, मैं तो हूँ ना, मैं तो आपको एक एक स्टेप पढ़ाऊँगी, एक एक स्टेप धीरे धीरे ले जा रही हूँ। मैं खुद ही चाहती तो डायरेक्ट पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर उसके बाद ये और वो सब मिक्सअप कर देती, तो वैसा नहीं होता। कनेक्ट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसमें पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बात करें, थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा कर लें कि अलग से उसी दिन करें। चलो तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एक आपका जो होता है ना, एक होता है आपका उच्च माध्यमिक स्तर का, ठीक है। आपके उसमें बता रही हूँ मैं, जो हमको पढ़ना है उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर हमको क्या पढ़ना है? आप लोग बोल रहे थे ना कि मैंने आपको व्याकरण की क्लास से क्यों जोड़ा है, ठीक है। ये आपका पहला है, ठीक है, यानी ये आपको पढ़ना ही है हिंदी के अंतर्गत, उच्च माध्यमिक स्तर का, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत पढ़ना है संधि, समास, ठीक है, आपका शब्द, वाक्य, ठीक है, विज्ञप्ति, पत्र, ठीक, मुहावरे, ठीक, मुहावरे बोल दी तो लोकोक्ति भी आ जाएगा, ठीक है। जनसंचार के पूरे संसाधन जितने भी रहते हैं, जनसंचार के साधन, ये सब उच्च माध्यमिक का है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान से देख लो, ये पहला मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपका साधन हो गया यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है आपका कविता, कहानी, ठीक है, कविता, कहानी, आपका रिपोर्टाज, रिपोर्टाज, ठीक ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है अधिसूचना, ठीक, और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें कवर होंगी। ये उच्च माध्यमिक में है। फिर इसके ये आपका ए हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे बी में, तो याद रखना शब्द शक्ति, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लक्षणा, व्यंजना, ये वाले में, ठीक है। शब्द शक्ति पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, ठीक है, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य रस, काव्य गुण और आपका काव्य रस। क्लियर हुआ? ये बी सेक्शन हो गया, ठीक। ये आप ए और बी में कहाँ पर पढ़ रहे हैं? हम उच्च माध्यमिक स्तर पर हमको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। लगभग 5 प्रश्न यहाँ से आपका आ जाता है, ठीक है, लगभग 5 प्रश्न यहाँ से आ जाएगा आपका। क्लियर है? और ये तो जो है ये आपका अधिसूचना, रिपोर्टाज, ये तो आता ही है, ठीक है, ये तो रहता ही है आपका, ठीक। अब चलते हैं, ये तो हो गया एक स्तर।
दूसरे स्तर पर चलते हैं। सेकंड जो है, ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ क्लास का टाइम होगा तो मेरे को बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो जितना डिस्कशन हो रहा है मैं करते जा रही हूँ, आप लोग फटाफट देख लीजिए, ठीक है। दूसरा है आपका स्नातक स्तर। स्नातक स्तर में हमको पढ़ना पड़ता है या पढ़ना पड़ेगा आपके सिलेबस के अंतर्गत। स्नातक में आप पढ़ेंगे इतिहास, जो मैं अभी आपका शुरू करी हूँ। मैं आपका डायरेक्ट ग्रामर वाले पार्ट को एक क्लास में ले रही हूँ, और जो दूसरे क्लास में ले रही हूँ ना, वो आपका मतलब मैं आपका उच्च माध्यमिक स्तर हो गया। सर का बंद करना है क्या? चलो तो अभी क्लास ओवर करते हैं, दूसरे क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं आपको ना बाद में बताऊंगी इसको, जब अपन होली के बाद आएंगे तब मैं बताऊंगी। तो बढ़िया से होली मनाइए, अच्छे से स्वस्थ, ठीक है। और आप सभी को मेरे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो क्लास यहीं पर रोक रहे हैं। थैंक यू।